दोस्तों इस वीडियो में एनटीपीसी 2019 वाली जो भर्ती थी उसके लेवल 2 का देखिए, ये लिखा है लेवल 2 के 13 जून 2022 को एग्ज़ाम हुआ था। ये एग्ज़ाम सिलाकी उत्तराखंड में हुआ था। मेरा ही एग्ज़ाम है, ये मेरा ही रोल नंबर है। हम उसका वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो में हम 30 जो पहले प्रश्न हम करवा चुके हैं इसके पार्ट 1 में, उसके बाद के 31वें नंबर प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। तो इसका मतलब हम पहले एक वीडियो इसका पार्ट 1 बनाए हैं जिसमें हम 30 प्रश्न को हमने हल किया था बहुत ही संतुष्टि के साथ। आज फिर से हम 31 नंबर से प्रश्न को स्टार्ट करेंगे। तो अब ये पार्ट 2 रहेगा। आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर पहला वाला वीडियो देख लीजिए। तो हम इस वीडियो को 31वें नंबर प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। ये हमने आपको दिखाने के लिए पहला पेज खोला है। अब हम सीधे सीधे 31वें प्रश्न पर चलते हैं। 31वें प्रश्न पर आ गए हैं। इस प्रश्न में देखिए, ये पहला मैथ का ही क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन मैं आपको बहुत आसानी के साथ करवाऊंगा, वो भी ट्रिक के साथ। देखिए इसमें पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न इसमें दिखा रहा है यहाँ पे, इसे देखिए। किसी आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि इसके विकर्ण की लंबाई 18√10 सेंटीमीटर है तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हमको इसमें आयत का परिमाप ज्ञात करना है। देखिए पहले मैं आपको बता दूं आयत का परिमाप क्या होता है। जैसे कि ये वाला एक आयत रहा, आयत आप जानते होंगे जिसकी दो भुजाएं बड़ी होंगी, आपस में बराबर होंगी, और ये जो दोनों भुजाएं हैं, कलर थोड़ा चेंज कर लूँ, ये देखिए दोनों भुजाएं हैं, ये भी आपस में बराबर होंगी। और आयत के हमेशा ये वाले कोण चारों 90-90 डिग्री के होते हैं और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन हमको इस प्रश्न का इन सब चीज़ों से संबंध नहीं है, मैंने सिर्फ बता दिया आयत कैसा होता है। अब हमको बताना क्या है, इसमें आयत का परिमाप निकालना है। देखिए परिमाप का मतलब होता है, जैसे ये रहा आयत, परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ की माप, यानी इस भुजा का योग, इस भुजा का योग, इस भुजा का योग और इस भुजा का, यानी चारों भुजाओं का योग हमको निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चारों भुजाओं का योग हम निकालते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं। इसमें दे रखा है किसी आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। देखिए हम आयत की लंबाई हमेशा L मानते हैं, मान लेते हैं हम लंबाई L है और चौड़ाई B है। ठीक है, इसके विकर्ण की लंबाई दे रखी है। विकर्ण, आयत का विकर्ण का सूत्र होता है, विकर्ण D बराबर होता है रूट के अंदर L² प्लस B²। तब जो विकर्ण की लंबाई दे रखी है उसके हिसाब से हम यहाँ पे D का मान ये वाला 18√10 रख देंगे। और देखिए उसमें क्या देखा, चौड़ाई, लंबाई दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है। चौड़ाई, इसमें चौड़ाई हम इसको B ही मान लेते हैं, तो लंबाई क्या हो जाएगी, इसमें क्या कहा है कि भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। तो यानी L बराबर हो जाएगा, L बराबर अगर हम निकालेंगे तो L बराबर हो जाएगा 3B, क्योंकि उसने क्या कहा, चौड़ाई की 3 गुनी है। चौड़ाई हमने B मान ली तो लंबाई कितनी होगी, 3B हो गई। अब इस सवाल में हम इस वाले फार्मूला में मान रख देंगे। ठीक है, तब देखिए हम क्या करते हैं, D बराबर रूट के अंदर L की जगह 3B का स्क्वायर होल स्क्वायर रहेगा प्लस यहाँ पे B² रहेगा। ठीक है, ये विकर्ण का सूत्र है। अब D बराबर हम मान रखेंगे 18√10, तो 18√10 बराबर आ जाएगा, यहाँ पे 3B का स्क्वायर करेंगे तो 9B² हो जाएगा और 1B² ये, तो यानी हो जाएगा 10B², यानी 10B² रूट के अंदर। अब देखिए 10B² रूट के अंदर है, तो ये अगर हम वर्गमूल से हटाएंगे तो यहाँ पे B का स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा B और रूट के अंदर बचेगा 10, और इस साइड बचेगा, मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, इस साइड बचेगा, इस फार्मूले को थोड़ा आप नोट कर लेना। यहाँ पे था D बराबर L² रूट के अंदर प्लस B²। अब देखिए, अब यहाँ पे 18√10 और इधर इस साइड क्या हुआ, बचा B√10, तो B√10 से √10 कट जाएगा, तो B का मान यहाँ से 18 मिल जाएगा। जब B का मान 18 मिल जाएगा तो हमको निकालना है क्या है, B क्या है, हमारी चौड़ाई, यानी चौड़ाई का मान 18 मिल जाएगा। ठीक है, 18 मिल गया B का मान, तो L का मान क्या हो गया, क्योंकि L जो है लंबाई है वो इसकी 3 गुनी है, यानी
18 तियाँ 54 यानी L का मान हो जाएगा 54। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ दिए, लंबाई प्लस चौड़ाई, क्योंकि आयत में 2 लंबाई और 2 चौड़ाई होती हैं। अगर आप इनको जोड़ेंगे 18 और 54 का मान 72 आ जाएगा। अब ये क्या, एक लंबाई और एक चौड़ाई जुड़ गई है। अब क्योंकि 2 होती हैं, एक 2 लंबाई और 2 चौड़ाई होती हैं परिमाप में। देखिए जैसे ये रहा आयत, तो इसकी ये वाली लंबाई कितनी आई है 54 और ये वाली चौड़ाई है 18। तो इन दोनों का मान आ गया है ये 72। हमको इन दोनों को भी जोड़ना है, तो इसके हम 2 से गुणा कर देंगे, तो 72 दूनी 144, यानी इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम, 32वां प्रश्न रहेगा हमारा अगला। देखिए 32वां प्रश्न रीजनिंग का है। तो रीजनिंग के प्रश्न को हम किस प्रकार हल करते हैं, मैं थोड़ा इसको जूम इन करने की कोशिश करता हूँ। जूम इन करेंगे तब देखिए, अब ये प्रश्न को थोड़ा मैं इसको, ये देखिए अब हम इसका क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। जैसे दिए गए कथनों और निष्कर्ष का ध्यानपूर्वक पढ़ें और कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वह सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। ऊपर देखिए प्रश्न लिखा है, आपको इस तरह के प्रश्नों को रीजनिंग में पढ़ना ही नहीं है। ऊपर की साइड आपको सीधे सीधे इस तरह के दिख जाए कुछ भेड़ बकरियों वाले प्रश्न, तो आप ऊपर वाली लाइन को पढ़ना ही नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ से सीधे स्टार्ट करना है। क्या लिखा है, सभी बकरियाँ जानवर हैं, तो बकरियाँ का सिर्फ बा बनाइए। सभी बकरियाँ क्या हैं, जानवर, तो इनको जा बना दीजिए। ठीक है, सभी बकरियाँ जानवर, कुछ जानवर मांसाहारी, अभी के यहाँ पे मांसाहारी कुछ जानवर, तो ऐसे बना दीजिए डायग्राम। अब देखिए क्या लिखा है, सभी बकरियाँ मांसाहारी हैं। देखिए सभी बकरियाँ और मांसाहारी के बारे में जब कुछ कहा ही नहीं गया कथन में, तो ये वाला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। कुछ जानवर बकरियां हैं, देखिए जानवर का कुछ हिस्सा बकरियां हैं, तो ये वाला कथन सही हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का पहला ऑप्शन सही है। तो इस तरह के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं सभी एग्जाम्स में, तो इन प्रश्न को 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से सॉल्व हो जाएंगे आपसे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 33 नंबर है, जो इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। आर्थिक लाभ कमाने के लिए, ये वाला प्रश्न रहा, पढ़ लीजिए आप। आर्थिक लाभ कमाने के लिए वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले इनपुट को खाली जगह के रूप में जाना जाता है। तो खाली जगह में हाँ भरा जाएगा उत्पादन के घटक। ठीक है, तो इस प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही है, आप इसे ऐसे ही याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 34 पर चलते हैं। देखिए ये प्रश्न नंबर 34 जो है ये मैथ का प्रश्न है। इसमें देखिए एक सर्कस 2 अलग अलग शो, यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, एक सर्कस 2 अलग अलग शो, एक शेर वाला और दूसरा हाथी वाला चलाता है। हाथी वाला शो 80 मिनट तक चलता है, तब और शेर वाला शो 120 मिनट तक चलता है। दोनों शो 6 PM यानी शाम के 6 बजे पर शुरू होते हैं। दोनों शो पुनः एक साथ कितने बजे शुरू होंगे। तो देखिए इस तरह के प्रश्न अगर आपको कहीं दिख जाए, आप सीधे सीधे क्या करना है, आपको जो समय दे रखा है इनका लासा निकाल देना है। लासा कितने का निकलेगा, 80 और 120। 80 और 120 का आप लासा निकालेंगे, तो देखिए इस तरह का आपको लासा निकालने के लिए देखिए 2 जीरो हैं, इनको पहले ही काट देना, तो इनकी जगह 1 जीरो रख लेना है। अब बचा 8 और 12 का लासा निकालेंगे, तब 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 तीन 12। अब यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8, इन 4 और 2 इन 3 की मल्टीप्लाई कर 4 दूनी 8 3 24 और 0 की गुणा हो जाएगी, 24 और 0 यानी 240, यानी कुल इनका लासा कितना आया है 240, यानी 240 मिनट के बाद ये दोनों पुनः स्टार्ट होंगे। लेकिन मिनट के बाद नहीं पूछा है उत्तर में, अगर 2 मिनट के बाद पूछता है ये कितने मिनट बाद दोबारा शुरू होंगे, तो इसका यही वाला आंसर हो जाता। उसने कहा दोनों पुनः कब स्टार्ट होंगे, जबकि दोनों शो पहली बार 6 बजे पर शुरू होते हैं। जब 6 बजे स्टार्ट हुए थे शाम को, तो अगली बार अब कितने बजे स्टार्ट होंगे, तो 240 मिनट के बाद स्टार्ट होंगे। तो 240 मिनट को हमको क्योंकि बजे में आंसर देना, देखिए ये बजे में दे रखा है, टाइम के हिसाब से दे रखा है, तो हम क्या करेंगे 240 को हम मिनट में बदलेंगे। 240 को मिनट में बदलने के लिए हम 60 से भाग करेंगे, 60 से 0 कट जाएगा और 6 चौक 24,
यानी 4 घंटे बाद दोबारा शुरू होगा। और 6 बजे जब शाम का है तो इसमें 4 घंटे जोड़ेंगे तो 10 बजे शाम का हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का इस तरह पहला ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 35 है, रीजनिंग का प्रश्न है। देखिए मैं वीडियो को अगर जैसे ये जो पीडीएफ को जूम करता हूँ तो पीडीएफ बार बार हिल जाती है, इसलिए मैं जूम नहीं करूँगा बार बार। वीडियो बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है। ये जो फॉन्ट साइज है इससे आप परेशान ना होएं, क्योंकि ये हमने नहीं बनाया है, ये आयोग द्वारा ऐसा ही आया है और मैंने इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया है। ये मेरी ही एसटी है, मेरा ही मतलब टेस्ट है, तो हम इसको ऐसे का ऐसे ही देखिए सॉल्व करेंगे। आप देखिए इसमें क्या दे रखा है, कथन को इस तरह इससे पढ़ लीजिए। ऊपर वाले को पढ़ना हो तो, नहीं पढ़ना हो तो यहाँ से सीधे देखिए, यहाँ से कथन से। यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है ए नहीं है, अल्फ़ा है। अल्फ़ा देखिए इस वाले चिन्ह का मतलब है अल्फ़ा और यहाँ पे ये म्यू। देखिए ये रहा म्यू, तो ये अल्फ़ा म्यू से या तो छोटा है या बराबर है। इसका मतलब या तो बराबर है, इसका मतलब छोटा है। ठीक, ये छोटा या बराबर लेकिन बड़ा नहीं है। तो इसमें से देखिए आप यहाँ पे बराबर का निशान। अब देखिए मैंने एक बार पहले भी आपको बताया कि इस तरह अगर लिखा हो बीच में बराबर का निशान कहीं भी लगाओ बीच में, और फिर इस तरह के जैसे ए या बी इनके बीच में ऐसा कुछ निशान हो, तब अगर इस तरफ वालों का इस तरफ से संबंध पूछेंगे तो हमेशा वो निष्कर्ष हमेशा गलत ही रहेगा। यही इसमें हुआ है। देखिए अल्फ़ा का रिलेशन पूछा है इससे एट द रेट से, तो यहाँ पे देखिए बीच में इस तरह का चिन्ह आ गया और यहाँ पे देखिए बीच में इस तरह का चिन्ह आ गया, तो इनका बीच संबंध बताना है असंभव है। तो यानी पहला वाला कथन हो गया गलत। अब देखिए ऐट द रेट का संबंध हमें इससे ओम से पता करना है। ऐट द रेट छोटा है ओम से, तो देखिए ऐट द रेट छोटा है ओम से। अब देखना पड़ेगा यहाँ पे, देखिए हम देखते हैं यहाँ पे इन दोनों क्या कर लीजिए, पहले करा लीजिए मैच, पहले करा लीजिए मैच। देखिए असल में है क्या, ये दोनों अलग अलग लिखे हुए, पहले हम इनको बनाएंगे एक में। पहले एक में कैसे बनाते हैं, जो यहाँ पे ये कामा लगा है ना, कामा कामा के बाद इधर लिखा हुआ है बीटा बड़ा है एम बराबर है अल्फ़ा। तो यहाँ पे जो बीटा है ना, बीटा इस वाले में भी देखो दे रखा है, इस पार्ट में भी बीटा है। तो बीटा का हम रिलेशन कैसे बनाएंगे, देखिए अल्फ़ा छोटा या बराबर है म्यू, और म्यू छोटा है बीटा से, और बीटा छोटा है या बराबर है। अब देखिए बीटा बड़ा है एम से, तो यहाँ पे बीटा को बड़ा कर दीजिए। इस वाले कथन में देखिए बीटा बड़ा है एम से, तो बीटा बड़ा कर दीजिए एम से, और एम बराबर है अल्फ़ा, ये अल्फ़ा नहीं एट द रेट। अब हमको अब यहाँ पे क्या दे रखा ओम। अब इस तरफ अगर चलना है तो इधर से बनाइए, और इधर निकालना है तो इधर से निकालिए। ठीक, अब देखिए अगर इधर के रिलेशन पूछ जाए तो हम इस तरह पर चलेंगे, और सीधे सीधे में रिलेशन चला जाए तब हम इसे इधर चलेंगे। ठीक है, अब देखिए पहले कथन में तो अल्फ़ा छोटा एट द रेट से, तो ये अल्फ़ा देखिए यहाँ पे हो गया इधर को कथन, और यहाँ पे बीच में हो गया ऐसा कथन। तो अल्फ़ा छोटा कहाँ है, किससे एट द रेट, ये क्योंकि ये बराबर का निशान आ गया तो छोटे का तो संबंध है ही नहीं, तो पहला वाला कथन गलत हो ही गया था। दूसरा देखिए एट द रेट छोटा है ओम से, तो एट द रेट कहाँ रहा है, ये रहा एट द रेट। अब छोटा है ओम से, देखिए ओम बड़ा रहा, देखिए ये बड़ा बड़ा बड़ा, यहाँ से आएंगे तो यानी ओम बड़ा ही रहा यहाँ पे, क्योंकि बीच में बड़ा का निशान है, इधर बराबर का निशान। एट द रेट बराबर है एम के, लेकिन एम छोटा है बीटा से, और बीटा छोटा है किससे, ओम से। ठीक है, ओम से या छोटा है या बराबर है। मान लीजिए दोनों बराबर भी हैं तब भी एम से तो बड़े ही हैं, और एम किसके बराबर, एट द रेट के, तो यानी एम भी छोटा है एट द रेट भी छोटा है, यानी ये वाला कथन सही हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही है। आपको समझ में ना आया हो तो एक बार दोबारा पढ़ के वीडियो को रोक कर खुद से विचार करिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि शब्द यूनिवर्सल में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं, मैं इसे थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। अक्षर युग्म हैं जो आगे और पीछे दोनों दिशाओं में मौजूद हैं, जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में हैं। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, आपको पहले दिखाता हूँ इसे कहने का मतलब क्या है। ये देखिए ये रहा यूनिवर्सल, आई नहीं बन रहा है,
यूनिवर्सल VERSAL। इसमें कह रखा कि इनके बीच ऐसे कितने जोड़े हैं जितने उनके बीच में अक्षर उतने ही हैं यहाँ पे भी जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अब देखिए ध्यान से सुनिए, यू के बाद वर्णमाला में क्या आता है BW, तो यहाँ पे बी नहीं है, W नहीं है, X नहीं है, Y Z इस तरह कोई अक्षर नहीं है, तो यू का ऐसा कोई जोड़ा नहीं है। अब एन का देखिए, पीछे भी चल के देखते हैं लेकिन यू के पीछे कुछ भी नहीं है। एन के बाद क्या होता है OPQR, देखिए एन के बाद OPQ तो नहीं लेकिन R, यानी एक जोड़ा ये वाला बन गया, ठीक। और R का S भी बन गया, यानी एक जोड़ा ये भी बन गया, तो दो जोड़ा हो गए, यानी एक ही लिखिए, एक एक जोड़ लेंगे। S अब TU नहीं है, ठीक। अब एन का इधर भी नहीं है, पीछे साइड भी चल के देखेंगे तो नहीं है। अब आई से जोड़िए, के बाद JKLMNO, आई में कुछ भी नहीं है, इधर भी पीछे भी चलेंगे तब भी नहीं है। अब बी से फिर आगे साइड चलिए, इस साइड आगे साइड चलेंगे, इस साइड, तो बी के बाद WXYZ नहीं है कुछ भी। अब बी के इधर उल्टी साइड चलिए, बी के बाद क्या आता है TUBWXY नहीं है। अब ई से चलेंगे, ई से, ई के बाद FGHI नहीं है, ई के बाद फिर से इधर चलिए, FGHI नहीं है। अब बचा क्या, हम आर तक आ गए। अब आर से देखते हैं, आर के बाद एस, देखिए एक जोड़ा यहाँ पे बन गया। आर के बाद ऐसी वहाँ भी आता है वर्णमाला में, यहाँ भी आ गया, तो एक जोड़ा एक ये बन गया, ठीक। 3 जोड़े हो गए। एस के बाद क्या, अब उल्टा चलेंगे, आर के बाद STUBW नहीं है पीछे भी। अब एस से चलेंगे, आर तक आ गए, हम एस से चलेंगे। इसके बाद TU नहीं है, इसके बाद अब पीछे को चलिए, इसके बाद TUB, देखिए ये वाला एक बन गया, ठीक, चौथा जोड़ा बन गया, ठीक। तो देखिए अगर विकल्प में हम देखेंगे तो सबसे बड़ी वैल्यू 4 ही है, और 4 जोड़े हमको मिल गए, तब आगे गिनने की ज़रूरत ही नहीं, हमको क्वेश्चन हल करना है, हमको सिलेक्शन लेना है। तो यहाँ पे 4 दिख गए, सबसे 4 जोड़े। अब इससे बढ़िया अगर निकल भी आए तो हमको ऑप्शन ही नहीं दे रखा, तो यहीं पे चौथा ऑप्शन मारिए और आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय संविधान के 73वें संशोधन से है। तो भारतीय संविधान का 73वां संशोधन जो था वो पंचायतों से संबंधित था, ठीक है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न काय का है, अप्रैल 2021 में भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए वैनेडियम आधारित बैटरी तकनीक वाले प्रथम हरित और ऊर्जा सोहन संयंत्र की क्षमता कितनी है। तो इसकी क्षमता 56 kVA है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा मकसद है मैथ और रीजनिंग को उसको कवर करना, ठीक है। इन प्रश्नों को देखिए, जो जीएस और रीजनिंग के हैं उनको आप याद कर लीजिए, मैं कंप्लीट इसलिए उठा लेता हूँ कि क्या पता इन्हीं में से कोई प्रश्न आ जाए। देखिए आपको करंट का क्वेश्चन छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि करंट के क्वेश्चन जो हैं बदलते रहते हैं। देखिए इस प्रश्न को, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, आसान है, दिखने में काफ़ी बड़ा लगता है, लेकिन हम इसको बहुत आसान सब तरीके से करेंगे, ठीक है। ये आप रहा प्रश्न। तो देखिए इस तरह के प्रश्न हम किस प्रकार हल करते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है x⁴ -6x² -1 बराबर 0। अब -1 बराबर 0, अब हमको इसका मान निकालना है और इसका मान निकालना, यानी इस पूरे का मान निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, देखिए इस समीकरण में, पूरी समीकरण में x² से भाग कर देंगे। जब x² से इसमें भाग करेंगे तो यहाँ बचेगा x², यहाँ बचेगा x² ये वाला, -6 -1/x² बराबर 0। अब इन 6 को हम उस साइड भेज देंगे तो यहाँ बचेगा x² -1/x² बराबर बचेगा 6। अब देखिए हमको जो लाना है उसमें देखिए x⁴ है और x⁻⁻4। तो अब हम क्या करें, इस समीकरण 1 मान लें। अब इसका एक बार हम वर्ग कर देंगे, जब एक बार वर्ग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x⁴ a²। अब जैसे a² - b² का सूत्र आपको पता होगा, तो a² - b² का सूत्र नहीं लगाना है, यहाँ पे हमको लगाना है a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a² + b² - 2ab। तो यहाँ पे देखिए इसका हमने लगा दिया, इसको a मान लिया तो इस पूरे को मान लिया b, तो a² की जगह x² की पावर 2 हो जाएगी, यानी 4 हो गया, ठीक।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1/x² का स्क्वायर करेंगे तो एक्स पावर हो जाएगी 4। अब हो गया -2ab, -2 लगाएंगे और ए की जगह ये वाला x² रखेंगे और इंटू बी की जगह 1/x² रखेंगे बराबर, और इधर जो 6 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 36। अब x² से x² जाएगा कट। अब यहाँ पे जो x पावर 4 बचा है हम इन्हें लिखेंगे x पावर 4 प्लस 1/x जो 4 नीचे बटे में है, इनको अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे पावर बन जाएगी x पावर -4। ठीक। अब बराबर, और उस साइड ये जो 2 हैं उस पार जाएंगे तो 36 + 2 हो जाएंगे, यहाँ जाके हो जाएंगे 38। ठीक, यानी x पावर 4 प्लस x पावर -4 बराबर 38। यानी ये वाला जो मान है वो हम यहाँ पे देखिए, कलर चेंज कर लूँ, यहाँ पे रख देंगे यहाँ पे। ठीक है। अब इसी तरह अब हम अगला देखिए, अब हम इसको मिटाएंगे। आप नोट कर लीजिए इतने को, मैं थोड़ा रुक जाता हूँ। यहाँ पे इसका मान निकाल लिया हमने। अब ठीक इसी तरह इस वाली समीकरण फिर से प्रयोग करेंगे। कौन सी वाली का? इसका x² माइनस 1/x² बराबर 6 का। देखिए x हमने क्या निकाला, x² माइनस 1/x² बराबर 6 का। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब करेंगे इसी समीकरण। जब दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो ए क्यूब माइनस, देखिए a माइनस बी का होल क्यूब वाला सूत्र हम लगाएंगे। a माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र होता है, एक बार लिख देते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ब्रैकेट में a माइनस बी। ये वाला सूत्र हम यहाँ पे करेंगे। तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों को क्यूब कर दिया, इधर भी क्यूब कर दिया। हमने क्यूब क्यों कर दिया, क्योंकि देखिए x की पावर यहाँ पे 2 है और हमको जो सवाल में ये जो करना है, इस x का पावर 6 बनाना है, तो इसलिए हमने क्यूब कर दिया। जब क्यूब करेंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब यानी x की पावर 6, इधर लिखते हैं, कलर थोड़ा डार्क ले लेता हूँ, x की पावर 6 ए क्यूब माइनस बी की जगह क्या है 1/x², तो यानी इसका क्यूब करेंगे, x की पावर 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा इसकी पावर 6 -3ab -3 इंटू ए की जगह क्या है x², बी की जगह पर क्या है 1/x², और ब्रैकेट में आता है a माइनस बी, यानी जैसा ये है पूरा a माइनस बी वैसा ही ये पूरा उतर जाएगा, यानी x² माइनस 1/x²। ठीक, बराबर में जैसे यहाँ पे 6 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 216। ठीक, अब देखिए हमको यही लाना था, ये इधर आ गया x पावर 6 माइनस एक्स की पावर, ये जो 6 बट्टे में है ना, इसे ऊपर लगाएंगे तब x की पावर हो जाएगी -6। और यहाँ पे ये जो -3 है, अब देखिए x² से x² काट दिया। अब x² माइनस 1/x² का मान कितना था हमारा, निकला 6, तो यहाँ पे रख दीजिए सीधे सीधे 6, और उस साइड है 216। अब 3 छक 18 उस साइड जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 216, और ये 18 हो जाएगा 234, तो यानी x पावर 6 माइनस x पावर -6 बराबर हो जाएंगे 234। अब ये वाले जो मान निकले हैं, हमारा वो मान निकला था x की पावर 4 प्लस x की पावर -4 का मान 38 निकला था, इसका मान 38 निकला था, और इसका मान 234। अब हम यहाँ पे मान रखेंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इसका क्या मान निकला 234 -3 गुणा इसका मान निकला 38। इनको अगर आप घटाएंगे तो 234 -3 8 24 के 4 और 3 3 9 और 2 11, इनको आप घटाएंगे तो इसका मान आ जाएगा 120। ठीक, तो इसका 120 आंसर आ जाता है, यानी पहला ऑप्शन सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 40 पे। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, इवान अपने आवास से उत्तर की ओर 16 किलोमीटर चला। देखिए कभी भी उत्तर हमेशा ऊपर की ओर चल रहे, यहाँ पे 16 किलोमीटर चला, फिर वह 90 डिग्री बाएं मुड़ा। अब देखिए इधर का बायां इधर हो जाएगा, और 12 किलोमीटर चला, ये 12 चला, वह पुनः 90 डिग्री बाएं मुड़ा, फिर से बाएं मुड़ा इधर को, और 16 किलोमीटर चला, यानी यहाँ तक आ गया फिर से बराबर में, तो ये 16 हो गया। इवान आवास से कितनी दूर है, देखिए इवान आवास से कितनी दूर है 12 किलोमीटर। दिशा पूछा नहीं है, अगर दिशा पूछता तो यहाँ से इधर हो जाती पश्चिम, 12 ही आंसर आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 41। देखिए ये रेल वाला प्रश्न है, ट्रेन वाला। एक ट्रेन 200, देखिए
हमको इनमें ध्यान में क्या रखना होता है कि चाल का 1 किलोमीटर प्रति घंटा में है, देखिए यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में, और दूरी जो है मीटर में है, और दूसरी भी जो और क्या दे रखा है, और कुछ नहीं दे रखा है। अब देखिए समय दे रखा है सेकंड में। अगर समय सेकंड में रहेगा तो दूरी हमेशा मीटर में रहेगी, और तो चाल भी हमेशा मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए। अगर हमें आपको बेसिक बता दूं, कभी भी चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटा में है उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। जैसे ये 45 है, 145, इनको अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो हमेशा 5/18 से गुणा करेंगे। ठीक, अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। क्या दे रखा है, एक 225 मीटर लंबी रेलगाड़ी 145 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। कोई व्यक्ति इंजन से शुरू करके 17 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में चलना शुरू करता है। रेलगाड़ी उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी? देखिए, जिस दिशा में अगर व्यक्ति जा रहा है, जैसे इस दिशा में ट्रेन जा रही है, उसी दिशा में व्यक्ति जा रहा है, तो उस व्यक्ति को पार करने में ट्रेन को ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि उसकी जो चाल होगी ट्रेन की चाल में से व्यक्ति की चाल को हम घटाना पड़ेगा, क्योंकि एक ही दिशा में रहें। अगर देखिए विपरीत दिशा में चलना शुरू कर किया है इसने, रेलगाड़ी की विपरीत दिशा, अगर उसी दिशा में चलता है तब चाल हम घटा देंगे। और अगर वही ट्रेन इधर से आ रही है और व्यक्ति उल्टी दिशा से आ रहा है, तब इसकी चाल और इसकी चाल दोनों को हम जोड़ देंगे, तब सापेक्ष चाल हमेशा जुड़ जाती है। विपरीत दिशा में हमेशा सापेक्ष चाल जुड़ जाती है, और एक ही दिशा रहेगी तब चाल हमेशा घट जाएगी। यहाँ पे विपरीत दिशा की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये चाल 17 और 145 ये आपस में जुड़ जाएंगी। ठीक है, तब हम देखिए सवाल को हल करते हैं। निकालना क्या है, उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, हमको समय निकालना है। देखिए क्या दे रखा है, दूरी हमको पता है, दूरी बराबर सूत्र होता है चाल गुणा समय। ठीक, हम इस वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूरी कितनी है, 225 मीटर। ठीक, चाल कितनी है, 145, और विपरीत दिशा में है तो दोनों जुड़ जाएंगे। 145 और 17 कितने हो गए, 7 5 12 के 2, और 4 और 1 5 और 1 6, 162। ये क्या आ गई, किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन समय जो हमारा सेकंड में निकालना है, दूरी हमारी मीटर में है, तो अब हम इनको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। मीटर प्रति सेकंड में बदलने की 5/18 से गुणा, और समय हमको टी मान लेना है, क्योंकि हमको यही निकालना है। अब इससे हल कर दीजिए, 18 नेमा 162, और बच्चे क्या कट गया एक ही बार में, यहाँ से कट गया 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, और 9 से काट दीजिए 45, 9 पंजे 45, यानी 5 बराबर टी, यानी समय आ गया 5 सेकंड। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42। देखिए ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। ये 5 से यहाँ पे 5 काट दीजिए, क्या बच्चा, इन 5 से ये वाले 5 कट जाएंगे, फिर बचे हुए ये बच्चे का सिर्फ 5, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, कोई प्रश्न बहुत आसान आ जाता है। देखिए ये क्या है, ये जीएस का प्रश्न है, करंट अफेयर मान लीजिए। 17 सितंबर 2021 को 61वें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो 61वें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया STP का उद्घाटन कोहिमा नागालैंड में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44। प्रथम मुगल सम्राट बाबर 1530 से 26 तक जिसका कार्यकाल था, केवल की आयु में 1494 में परगना की गद्दी पर बैठा। तो ये 12 वर्ष है, कई बार हम लोग 11 वर्ष में कंफ्यूज होते हैं, तो इसका प्रश्न बी ऑप्शन नंबर सही है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दे रखा है, प्रशिक्षित करने के लिए शुरू की गई, थोड़ा मैं नीचे लाता हूँ खींच के, ये रहा, ये देखिए, तनवा 1980 के दशक के अंत में तमिलनाडु में महिलाओं को नवीनतम कृषि तकनीक और जैविक खेती में प्रशिक्षित करने के लिए शुरू की गई एक परियोजना थी। तनवा का पूरा नाम क्या है? तो तनवा का पूरा नाम है तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर। ठीक, इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन सही है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा फोकस है मैथ और रीजनिंग पर, हम बाकी जीएस के प्रश्न को भी बीच बीच में पढ़ाते हैं, लेकिन हम फोकस उसी पे करते हैं, उन्हें आप नोट कर लीजिए। 57, अब देखिए 40वां प्रश्न है, 5700 रुपये को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज
दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पर, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक की बात चल रही है, वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। परिपक्वता पर प्राप्त होने वाला मिश्र धन निकालना है। देखिए ये चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल बहुत कठिन होते हैं अगर हम लोग फार्मूला से करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे ट्रिक से। इसमें क्या दे रखा है 10%, हम इसी से सवाल हल करेंगे। 10% का मतलब 10 रुपया जो हैं वो 1 वर्ष के बाद कितने हो जाएंगे, 10% का मान होता है 1/10, ठीक। तो यानी ये जो है 10, ये मूल राशि रहती है और 1 ब्याज रहता है। अगर मिश्र धन पूछे तब 10 और 1 11, यानी 10 रुपये की राशि 1 वर्ष में 11 हो जाएगी। क्या पूछा 2 वर्ष में, तो दोबारा फिर हम लेंगे 10 को फिर 11 बदल दिया। अब इन दोनों को आपस में गुणा तो 10 दाई 100, और इन दोनों की आपस में गुणा तो 11 11 में 121। यानी अगर किसी ने 100 रुपये ब्याज पे दिए हैं तो वो 2 वर्ष बाद 121 रुपये हो जाएंगे। लेकिन सवाल कह रहा है 10 रुपये नहीं दिए हैं, 5700 रुपये उधार दिए हैं। 5700 यानी 100 का कितने गुना 5700 है ना, तो 5700 100 का कितना गुना 57 गुना। इसी हिसाब से मिश्र धन भी इनका 57 गुना होगा। परिपक्वता पर प्राप्त होने वाला मिश्र धन पूछा तो यहाँ पर 121 में आप 57 से गुणा कर देंगे तो यही आ जाएगा 6897, ठीक। करके देख लीजिए 7। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको गुणा करने का भी एक ट्रिक बता देता हूँ शॉर्टकट। जैसे 121 की आपको 57 में गुणा करना है तो ये थोड़ा कठिन हो जाता है। आप किस तरह हल करेंगे, 57 को गुणा करिए सिर्फ 11 से, ठीक, फिर 11 से। अब देखिए 11 की गुणा कितनी आसान होती है। जैसे 5 और 7 की गुणा 11 में करनी है तो क्या करना है आपको, 7 यहाँ पे लिखिए, 5 यहाँ पे लिखिए, बीच में लिख दिए इन दोनों का जोड़, 5 7 12 के 2, हासिल लगा 1 इन 5 में जोड़ दीजिए हो जाएगा 600, यानी 627 गुणा। अब इधर बचा सिर्फ 11। अब 627 गुणा 11 को हम कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे करके दिखाते हैं आपको। 627 की गुणा करते हैं हम 11 से। ये सरलीकरण भी बहुत मायने रखता है वहाँ पे। देखिए इनको हम कैसे गुणा करेंगे, यहाँ पे लिखिए 6, यहाँ पे लिखिए 7। अब 11 से गुणा करनी है तभी ऐसा कर सकते हैं, 7 2 9 ऐसे लिख दिए, अब 6 2 8 ऐसे लिख दिए, ठीक। अब बाकी कुछ करना है तो 68 97 आ गया, बी ऑप्शन सही हो गया। इस तरह हम सवाल को हल करेंगे एग्जाम में। ये मेरा मानना है कि आपको समझ में आ गया होगा। आप इस तरह के सवाल बार बार हल करेंगे तब आपको याद रहेगा, ठीक। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल रहेगा 47 नंबर। 32 मिनट का वीडियो हो चुका है, हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हो जाएं कम से कम समय में। तो पहला सवाल है, ये सवाल जो है सिंप्लीफिकेशन का है। इसमें हम लोग का इस्तेमाल करेंगे बोधमास का, BODMAS। तो देखिए इसमें करना क्या है, ये जो 36 है ना, थोड़ा मैं इसका साइज पतला कर लूँ, इससे पतला होगा भी नहीं। देखिए यहाँ पर है 36 भाग, अब ये 8 3 24, इन 24 को सीधे सीधे आप यहाँ पे, क्योंकि अंदर ऐसा मत करना कि 36 को कहीं 8 से भाग कर दो, क्योंकि बोध मास के हिसाब से पहले ब्रैकेट हल करेंगे। तो इन ब्रैकेट को आपस में कर दिया मल्टीप्लाई तो हो गया 24 भाग। अब यहाँ पे भाग, अब भाग खत्म हो गया, अब भाग क्यों बचेगा, अब भाग खत्म हो गया। अब बचा ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, यहाँ पे बचा अंदर 3 भाग, ब्रैकेट मंझला है 4 गुणा। अब यहाँ पे अंदर इनकी मल्टीप्लाई मत कर दीजिए, कहीं 12 नहीं होंगे। आप क्या करेंगे, पहले इनका ब्रैकेट लगाइए, यहाँ पे 3 गुणा 4, 3 गुणा 4। अब ये जो भाग का निशान है इसके पहले ये जो आपस में है ना ब्रैकेट के अंदर, तो 5 घटा देंगे 9 में से 5, क्योंकि पहले ब्रैकेट हल करते हैं, बाद में ऑफ, उसके बाद डिवाइड, ठीक। आपका मतलब भी ब्रैकेट जैसा ही होता है, गुणा का निशान होता है पहले, लेकिन हम ब्रैकेट हल करते हैं। तब देखिए अब 5 घटाएंगे 9 में से तो बचेंगे -4, ठीक। और ये भाग का निशान है यहाँ पे, तो ये -4 यहाँ पे हम ले आएंगे, ठीक। अब अंदर क्या बचा, +6, ठीक। अब -4 से 4 देंगे काट, बचेंगे -3, अब -3 यहाँ बचेंगे। अब ऐसा मत कर देना कहीं -3 की गुणा सीधे 4 में कर दो, नहीं, पहले ब्रैकेट के अंदर -3 और 6 को जब जोड़ेंगे तो बचेंगे +3,
तो यहाँ पे आ जाएंगे 4 गुणा 3, ये हो गए 12। अब ब्रैकेट के अंदर हम चल रहे हैं, बड़ी वाली ब्रैकेट ये वाली, इसके अंदर चलो 3 भाग। अब देखिए ये आ गया 4 तियाँ 12, तो यहाँ पे क्या बचेगा, अंदर का आ गया ना 4 तियाँ 12 और बाहर वाले ये 3 ऐसे ही, ये भाग का निशान ये रहा। ठीक, अब ये इन्हें काट दीजिए, 12 दूनी 24 और 12 तियाँ 36, यानी यहाँ पे बचा 3/2 माइनस, ये वाला माइनस है ना, ये वाला माइनस, थोड़ा कलर चेंज करके दिखाऊं, ये वाला जो माइनस है ना, और ये वाला हमने माइनस यहाँ पे उतार लिया। ठीक, अब ये अंदर क्या बचा, 3 भाग 3/4 तियाँ 12, भाग का मतलब बटे में लिया हमें 12। ठीक, अब इनको हल करना, देखिए अब इनको कैसे हल करेंगे, इनके हर में 12, इनके हर में है 2, हमको हर एक जैसे बनाने हैं, तो इसमें गुणा कर देंगे, नीचे 6 ऊपर कर देंगे 6। अब ऊपर होगा 3 चक 18, अब ये जब हर दोनों एक जैसे हो गए तो सीधे सीधे हम इनको लेंगे घटा, 18 माइनस 3 बटे में आ जाएंगे 12। अब 18 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचा, यहाँ पे 15/12। अब 15/12 को हल कैसे करें, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, यानी क्या मान आ गया, 5/4। अब 5/4 का मान क्या आएगा, 1 और 1.2 के बीच आएगा। ठीक, देखिए काटेंगे तो क्या बचा, 1.4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 1.25 आ गया। तो ये मान कितना है, 1 और 1.25 के बीच में है, लेकिन 1.25 तो ऑप्शन में है नहीं दिया हुआ, तो यही वाला मान हम ले लेंगे, पहला वाला ऑप्शन। ठीक, इस प्रश्न का इस तरह पहला ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये वाला प्रश्न है, दूध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। अब देखिए, ऋग्वेद में 1028 स्रोत, जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें मंडल के रूप में 10 मंडल हैं, तो ये वाला पहला तीसरा ऑप्शन सही है। देखिए 50वां प्रश्न है, माउंट आबू हिल स्टेशन निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में है, तो माउंट आबू अरावली में है जो राजस्थान में है, तो इसका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। अगला देखिए, ये वाला जो सवाल है, इसको अगर आपको एग्जाम में मिल जाए तो इस सवाल को आप छोड़ दीजिए, अगर आपको नहीं होता, ये बड़ा सवाल है, इतनी जगह में हो भी नहीं पाएगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ सिर्फ इस टेस्ट सीरीज में इसी सवाल को हल नहीं किया है, बाकी 100% सवालों को हल किया है। ठीक, पूरा ये सीरीज है, ये जो PYQ है लेवल 2 का, ये आंसर की इसमें 120 प्रश्न हैं। हम लगभग 80, पहले हम 30 कर चुके हैं, आज हम लगभग 80 तक जाएंगे, यानी 50 प्रश्नों को आज हल करेंगे। ठीक, 2 मीटर त्रिज्या वाला एक कुआं 16.8 मीटर गहराई तक खोदा गया। मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, लिख के, ये रहा, सॉरी, हम इस प्रश्न को पढ़ रहे हैं यहाँ से। ठीक है, 2 मीटर त्रिज्या वाला एक कुआं 16.8 मीटर गहराई तक खोदा गया। इसमें से निकाली गई मिट्टी को कुएं के चारों ओर एक समान रूप से फैलाकर 48 सेंटीमीटर ऊंचा तटबंध बनाया जाता है। तटबंध की चौड़ाई मीटर में कितनी है। देखिए ये रहा कुआं, ये अंदर खोदा गया है 16.8 मीटर। अब जो मिट्टी जो निकाली गई वो इसके चारों ओर ऐसे फैला दी गई है। अब ये इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, 48 मीटर तक उठ गया, 48 सेंटीमीटर तक। ठीक, अब ये चौड़ा कितना है ये हमको निकालना है। तो अब इसके लिए हम फार्मूला क्या लगाएंगे, जितनी ये कुएं से मिट्टी निकाली गई है उसका आयतन इस जो मिट्टी जो चारों ओर फैलाई गई इस वाली, इसके आयतन के बराबर कर देंगे। तब देखिए जो मिट्टी निकाली गई उसका आयतन कैसा रहेगा, क्योंकि कुआं बेलनाकार होता है, तो हम सूत्र लगाएंगे बेलन का आयतन बराबर होगा ये जो वलय बचेगा वलय का आयतन। वलय का आयतन हम कैसे निकालेंगे, हम पूरा ये वृत्त लेंगे, पूरे वृत्त का आयतन, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कुएं का क्षेत्रफल इतना, माइनस कुएं का क्षेत्रफल इतना घटा देंगे, बचेगा वलय का क्षेत्रफल। जो वलय का क्षेत्रफल आएगा उसमें ऊंचाई 48 से गुणा कर देंगे तो उस वलय का आयतन निकल आएगा। वलय के क्षेत्रफल में से क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुणा कर देंगे तब वलय का आयतन निकल आएगा, जो आयतन मिट्टी के आयतन के बराबर होगा। ठीक, तो हम सवाल को हल करते हैं। देखिए क्या हुआ, क्योंकि हम सूत्र लगाएंगे बेलन का आयतन, आयतन को बी वॉल्यूम कहते हैं, आयतन बराबर वलय का आयतन। ठीक, आयतन वाला सूत्र लगाएंगे।
अब इसी हिसाब से हम सवाल को हल करते हैं। तो बेलन के लिए हमको त्रिज्या क्या दे रखी है, त्रिज्या वाला कुआं, यानी आर बराबर दे रखी है 2 मीटर। देखिए मीटर में है और तटबंध की चौड़ाई भी मीटर में पूछा, तो हम सब चीज़ मीटर में ही लगाएंगे। और बेलन की ऊंचाई या कुएं की ऊंचाई क्या रखी है, h बराबर 16.8 16.8 अब देखिए पाई का मान भी नहीं दिया, कोई बात नहीं, मान नहीं दिया है। अब इसमें जो वलय के चारों ओर मिट्टी फैलाई है उसकी ऊंचाई दे रखी है, तब हम यहाँ पे लगाएंगे बेलन का आयतन बराबर वलय का क्षेत्रफल गुणा फैलाई मिट्टी की ऊंचाई। तब देखिए बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर, ये बेलन का आयतन हो गया, बराबर वलय का आयतन के लिए क्या लगाएंगे, पाई। देखिए ये रहा कुआं, इसके चारों ओर रहा वलय, तो इसकी कुआं की त्रिज्या दे रखी है 2, और ये पूरी त्रिज्या हमको नहीं पता। पूरी त्रिज्या अगर हम क्या करेंगे, पूरे पे सूत्र लगाएंगे। पूरे का क्षेत्र हमको वलय का चाहिए, तो वलय का क्षेत्रफल के लिए हम पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कुएं का क्षेत्रफल करेंगे, तब पूरे वलय की त्रिज्या हम कैपिटल आर मान लेते हैं, ठीक। और छोटे वाले की त्रिज्या 2 दे रखी है, तो पूरे वलय का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर माइनस कुएं का क्षेत्रफल। कुएं का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर की जगह क्या रखा 2, तो 2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, ठीक। अब हमको तो मिट्टी का आयतन चाहिए, तो इसमें ऊंचाई से गुणा कर देंगे। ऊंचाई कितनी है 48, अब 48 दे रखी सेंटीमीटर में, तो हम इसे मीटर में बदलने के लिए 100 से करेंगे गुणा। अब देखिए अब जो कट जाए उन्हें ऐसे ही काट दीजिए, इसमें से पाई आ गई कामन, और देखिए आर स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बनाएंगे 4, और यहाँ पे बचेगा 48। अब देखिए यहाँ बचेगा 48 को यहाँ से दीजिए काट, कट जाएगा ना, 4 12 चौक 48, 4 25 में 100, ठीक। अब इधर जो पाई आर स्क्वायर एच है, इसका पाई से ये वाली पाई दीजिए काट। आर का मान 2 दे रखा, तो यहाँ पे 2 का लिख दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 2 का वर्ग 4h बराबर आर स्क्वायर माइनस 4 इंटू 12/25, इसको थोड़ा हटा देता हूँ, 12/25, ठीक। अब इन 4 से इनको काट दीजिए, 4 तियाँ 12। अब देखिए कुआं की एच पी दे रखी है 16.8, तो यहाँ हम रखेंगे 16.8 बराबर आर स्क्वायर माइनस 4, ये ब्रैकेट में ही रहेंगे अभी। और इधर बचा 3/25। अब 3 से ये 16 कट जाएंगे, 16.8 जाएंगे कट, 3 पंजे 15 बचा 1, तो 3 छक 18 यानी 5.6। अब देखिए अब हम इसको मिटा देते हैं, हमको क्या लिख लेना है इधर 5.6 बराबर 3 तो कट गया, 5.6 बराबर आर स्क्वायर माइनस 4/25, ठीक। इतना ही लिखेंगे, 5.6 बराबर आर स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1/25 को हम सीधे इधर ले आते हैं 25, ठीक। अब हम इनकी कर लेते हैं गुणा, 25 छक्का 150 का 0, हासिल लगे 15, 25 पंजे 125 और 15 140, ठीक। अब ये दशमलव है बीच में, तो इसकी वजह से एक वाला 0 हो जाएगा कट, क्या बचेगा केवल 140। या ऐसे मान लो दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, तो उस हिसाब से 0 कट जाएगा, तो यहाँ बचा 140 बराबर आर स्क्वायर माइनस 4। अब 4 को ले आइए इधर, तब ये माइनस वाले 4 हो जाएंगे प्लस के, यानी यहाँ पे हम अगर हल करें तो आर स्क्वायर बराबर आ गया 144, ठीक। अब आर का मान हो गया, वर्गमूल निकालेंगे, खाली आर निकालना है, आर स्क्वायर का मान आ गया, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 12, यानी आर बराबर 12। यानी उस जो पूरा हमने आर क्या माना था, जैसे मान लीजिए ये रहा कुआं, तो ये रहा वलय, चारों ओर ये मिट्टी फैलाई गई, तो ये पूरी चौड़ाई कितनी आ गई 12। अब अंदर कुआं की चौड़ाई कितनी है 2, तो फिर वलय इतनी, रास्ते की चौड़ाई पूछा ना कि तटबंध की चौड़ाई, तो तटबंध की चौड़ाई कितनी हो गई 12 में से 2 अंदर वाले घटा दिए तो कितने बचे 10, तो यहाँ पे 10 वाला ऑप्शन हो जाएगा, -2 करके आ जाएगा 10, ठीक। वलय की चौड़ाई, तो हमको बी ऑप्शन मिल जाता है, ठीक।
इस तरह हमने कितने आसानी से सवाल हल किया। क्या किया, कुएं का आयतन बराबर मिट्टी का आयतन। मिट्टी का आयतन कैसे होगा, वलय का आयतन गुणा ऊंचाई, वलय का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। वलय का क्षेत्रफल कैसे निकाला, जो पूरा हमने पहले पूरा वृत्त मान लिया, ये वाला जैसे कुआं रहा, ये इसके तटबंध रहा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में से कुएं का क्षेत्रफल घटा दिया, पाई आर स्क्वायर, ये वाला इसकी त्रिज्या मान ली पूरी बड़ी वाली आर, और इसके अंदर वाले 2 दे रखी है, तो पाई आर स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लगा दिया, ठीक। और गुणा ऊंचाई, ऐसे से गुणा कर दिया, ऊंचाई का इसकी तटबंध की ऊंचाई, तटबंध की ऊंचाई कितनी है 48 सेंटीमीटर। इसको हमने क्या किया, मीटर में बदल लिया, तो 48 को हमने 48/100 कर लिया, ठीक। और इधर कुएं की गहराई, कुएं के लिए क्या सूत्र लगाए, पाई आर स्क्वायर एच का मान ये रहा और आर का मान ये रहा, ठीक। और पाई से पाई सीधे सीधे काट दी, तो हमने निकाल दिया आर का मान 12 आया, 12 में से कुएं की त्रिज्या घटा दी, तो वलय की चौड़ाई बची 10, ठीक। अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न नंबर 53 में क्या दे रखा है, भारत में जब संविधान के अतिक्रमण उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तो आरोप किसके द्वारा लगाया जाता है, खाली जगह में भरना है, तो संसद के किसी भी सदन द्वारा, ठीक। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यहाँ पे इसको टिक करिए, आगे बढ़ जाइए। 54वां प्रश्न क्या है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य निम्न में से कौन सा है, तो ये तो सबको ही पता होगा, उत्तर प्रदेश हमेशा रहेगा भी जब तक ये डिवाइड नहीं हो जाएगा। अगला देखते हैं, अभी ये देखिए, दिए गए संख्या युग्मों में से प्रत्येक संख्या पहली संख्या पर एक निश्चित गणितीय संक्रिया को प्राप्त की जाती है। तो इस तरह का सवाल रहे ना, तो पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, समझ लीजिए रीजनिंग, थोड़ा पढ़िए, समझ जाइए रीजनिंग का है, यहाँ चल करिए। देखिए 14 छंग 84 और 1 85, ठीक। उसने क्या पूछा, उस संख्या का चयन करें जो उस समूह से संबंधित नहीं है। ये नहीं जरूर पढ़ना, कहीं एक जैसा ये नहीं वाला छोड़ के कहीं संबंधित है मत पढ़ लेना, क्योंकि एक जैसे कई दे रखे होंगे। ये 14 छंग 84 और 1 85, ठीक है। अब देखिए 22 छंगा 132 और 1 133, ठीक। 22 छंगा 132 होता है, यानी 6 से गुणा प्लस 1 करना है। अब देखिए 16 छक 96 और 1 97। अब यहाँ पे देखिए 18 छक्का 108 और 1 109 होना चाहिए, तो इसने क्या किया, 18 छक्का 108 माइनस 1 कर दिया, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन अलग हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रश्न का दूसरा ऑप्शन ठीक हो गया, दूसरा ऑप्शन ये रहा, ठीक। अगला देखते हैं, निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जो कालिदास के विक्रमोर्वशीयम नाटक में वर्णित है। तो ये क्या है, पूर्वा और उर्वशी की प्रेम कथा, कौन से नाटक में, विक्रमोर्वशीयम, ठीक। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 57, 265 मीटर लंबी रेलगाड़ी 61 किलोमीटर की चाल से चल रही है, यह सम्मुख दिशा से, अब देखिए ये रेलगाड़ी चल रही है, सम्मुख दिशा से 47 किलोमीटर की चाल से आ रही 245 मीटर लंबी अन्य रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। सम्मुख दिशा से आ रही मतलब दूसरी इस तरह आ रही है। देखिए जब रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करती हैं तो टोटल दूरी होती है वो दोनों रेलगाड़ियों का योग हो जाता है, यानी एक रेलगाड़ी 265 मीटर, दूसरी 245 मीटर, यानी इन दोनों रेलगाड़ियों को चाहे किसी रेलगाड़ी के लिए पूछा जाए, दोनों रेलगाड़ियों के लिए जो दूरी पार करनी है वो दोनों रेलगाड़ियों का योग हो जाएगा। अगर इसी तरह किसी प्लेटफार्म को पूछा जाए तो रेलगाड़ी और प्लेटफार्म की लंबाई को जोड़कर कुल दूरी रहती है, लेकिन अगर किसी आदमी को पूछा जाए तो कुल दूरी रेलगाड़ी की अपनी लंबाई रहती है, ठीक है। तब इस चीज़ को ध्यान में रख कर सवाल को हल करेंगे, ठीक। क्या दे रखा है, 265 मीटर लंबी रेलगाड़ी
जिसकी चाल 61 किलोमीटर प्रति घंटा। और देखिए मैंने कहा विपरीत दिशा से आएँ या सम्मुख दिशा से आएँ तो दोनों की चाल भी जुड़ जाती है। यहाँ पे चाल 61 है और यहाँ पे चाल 47, यानी दोनों की चाल आपस में हम जोड़ देंगे। और 205 दूसरी रेलगाड़ी के लिए क्या दे रखा है, चाल 47 किलोमीटर प्रति घंटा और लंबाई 245 मीटर है। तो हमको क्या करना है, तो अन्य रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी, तो पहली रेलगाड़ी दूसरी को कितने समय में पार करेगी या दूसरी रेलगाड़ी पहली को कितने समय में पार करेगी, एक ही बात है, प्रश्न एक ही रहेगा। तो हमको क्या वही सूत्र लगाना है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक, चाल गुणा समय। तो दूरी कितनी होगी, 265 मीटर और 245 मीटर, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 का 0, 6 4 10 और 11 का भी 0 नहीं, 6 4 10 और 11 का 1, 6 5 5 10 का 0, 6 4 10 11 का 1 हासिल लगा, 1 2 2 4 और 1 यहाँ पे हो जाएगा 5। कुल दूरी हो गई 510, यानी इतनी दूरी चलना है। चाल क्या है, 41 और 47, 61 और 47, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 और 1 8 और 6 4 10, तो यहाँ पे हो गया 108। अब ये देखिए चाल काय में दे रखी है, चाल दे रखी है 108 किलोमीटर प्रति घंटा में, और ये दूरी क्या में है, मीटर में। देखिए ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये भी देखिए मीटर में है। ठीक, दोनों मीटर में। तो हमको क्या करना है, तो चाल उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से हमेशा गुणा करेंगे। अब क्या समय हमको निकालना है, तो समय सेकंड में आएगा। अब देखिए 18 छक्का 108, इन्हें काट देते हैं, 18 छक्का 108, इधर क्या बचा 51, 510 बचा, और 6 पंजे 30 गुणा टी, 0 से 0 काट देंगे, 3 से 51 काटेंगे तो आएगा 17, यानी टी का मान आ गया 17 सेकंड। यानी 17 सेकंड में ये रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को पार कर लेंगी। ठीक है, तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन ठीक है। कैसे निकाला, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई जोड़ ली, जो टोटल दूरी हो जाएगी 510 आ गई। अब इनकी चाल दोनों की जोड़ ली, क्योंकि विपरीत दिशा से आ रही हैं, तो चाल 108 आ गई। 108 किलोमीटर प्रति घंटा आई। इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा, 5/18 से गुणा। अब हमको निकालना समय, तो यहाँ से वही सूत्र, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तब यहाँ से काट दीजिए, आ जाएगा टी का मान 17 सेकंड। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 58। निम्न में से किस मुक्केबाज ने 4 अगस्त 2021 को टोक्यो 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 69 किलोग्राम वेट सेमीफाइनल में कांस्य पदक जीता, तो इसका सी ऑप्शन है लवलीना बोरगोहन। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 59। देखिए ये मैथ का प्रश्न है। ए और बी ऐसी संख्याएं हैं, यहाँ पे देखिए ए और बी ऐसी संख्याएं हैं कि ए बी से 40% बड़ी है। यदि ए में 20% की कमी की जाती है और बी में 38% की वृद्धि की जाती है, तो ए और बी के कुल मान में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तब देखिए ए और बी के कुल मान में कितने वृद्धि, यानी दोनों के योग को जोड़ के बताइए कुल कितना वृद्धि होती है। तो इस सवाल को हल करने के लिए मान लेते हैं एक संख्या ए रही, दूसरी संख्या रही बी। उसने कहा ए बी से 40% बड़ी है, यानी बी अगर 100 है तो ए हो गई 140। ठीक, अब देखिए यदि ए में 20% की कमी की जाए, अब ए में 140 में से हमको इसका 20% कम करना है। देखिए मैंने बताया है किसी भी संख्या का 20% कम करना है तो उसको क्या करना है, आप सीधे सीधे 10% कम कर दीजिए। तो इस संख्या का 10% कम करेंगे तो 14 कम हो जाएगा। इसी तरह 20 करेंगे तो 14 दूनी 28, यानी इसमें से 28 कम हो जाएगा। ए का अगर 20% कम करेंगे तो 28% कम होकर ये बचेगा 112। ठीक, 112 बचेगा। अब क्या कहा, और बी में 38% की वृद्धि की जाए, तो बी में 38% की वृद्धि करेंगे तो बी में देखिए यहाँ पे सवाल रेडी है, तो यहाँ पे सीधे सीधे 138 हो जाएगा।
अब क्या किया गया है, तो ए और बी के कुल मान में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। पहले देखिए कुल मान कितना था, 100 और 140 हो गया 240। ठीक, अब कितना हो गया, 100 100 200 और यहाँ पे आ जाएगा 250। अब देखिए कितनी वृद्धि हुई है, 10 रुपये की वृद्धि हुई है। लेकिन उसने पूछा है प्रतिशत में वृद्धि, तो वृद्धि कितनी हुई है, 10 की। तो प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालेंगे, वृद्धि कैसे निकालेंगे, वृद्धि गुणा 100 बटे प्रारंभिक वैल्यू। तो वृद्धि कितनी हुई है, 10, तो 10 गुणा 100, थोड़ा कलर चेंज कर लें, 10 गुणा 100 बटे प्रारंभिक वैल्यू, प्रारंभिक वैल्यू कितनी है, 240। तभी तो पता चलेगा कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। 0 से 0 काट देंगे, अब बचा कितना, इधर 100 और इधर 24, 4 से काट दीजिए, 4 छंग 24, 4 पच्चीसम 100। अब क्या बचा, 25, इसको यहाँ लिख देते हैं, बटे 6, 6 से काटिए इनको, तो 6 चौक 24 और बचा 1/6। तो ये वाला आ गया 4 सही 1/6%, यानी इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक, तो इसका हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। सवाल अच्छा लगे या इसे नोट कर लो, इस तरह के ही सवाल बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 60 थोड़ा अच्छा प्रश्न है, ट्रिकी प्रश्न है और बहुत छोटा भी प्रश्न है। एक्स वस्तुओं का विक्रय मूल्य 32 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है और प्रतिशत लाभ 28% है। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। जैसे मान लेते हैं कुछ 32 वस्तुओं के विक्रय मूल्य 32 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक, अब हो क्या रहा है यहाँ पे लाभ, इससे पता ये चलता है कि वो वस्तुएं 32 रुपये में बेची गई हैं। अब मान लीजिए कि प्रत्येक वस्तु कितने की रही हो, पता नहीं है, ये तो हमको नहीं पता है, एक्स दे रखा है, एक्स का हमको मान निकालना है। ठीक, यहाँ से हमको ये पता चलता है जो एक्स वस्तुएं हैं जो उनको क्रय किया गया होगा वो इन 32 वस्तुओं से जो ये बेची गई हैं इनसे कम रुपए में ही खरीदा गया होगा। यानी ये 32 मान लीजिए 32 जो वस्तुएं हैं ये विक्रय मूल्य हम मान लेते हैं, क्योंकि उसने कहा 28% लाभ पर बेची गई हैं। तो यानी अगर 28% लाभ पर बेची गई हैं तो ये जो 32 है वो 128% के बराबर है। ठीक, ये मैंने लिख दिया था पहले से ही। अगर आप यहाँ से देखिए, इसका दूसरा भी मैं तरीका बता देता हूँ। ये जो 28% है ना, आप यहाँ से बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। 28% को लिखिए 28%, काट दीजिए, 4 सत्ते 28, 4 पच्चीसम 100। अब देखिए अगर उसने कहा कि कुछ वस्तुएं 28% के लाभ पर बेची गई हैं, वो हमको वस्तुएं नहीं पता है। अगर यहाँ से हम देखें तो वो वस्तुएं 25 हैं, अगर हम 25 का 28% निकालेंगे तो 7 है। देखिए यानी 25 वस्तुओं को 28% लाभ पर बेचते हैं। अगर एक वस्तु 1-1 रुपये की थी, मान लीजिए हमारी 25 वस्तुएं थीं, सब 1-1 रुपये की थी, यानी सब 25 रुपये की वस्तुएं थीं, जिन्हें 28% लाभ पर 28% लाभ निकालेंगे 25 का तो 7 रुपये आएगा। बेचेंगे तब 28% पे बेचेंगे, यानी 32 रुपये में बेचेंगे। यानी यही सवाल आ गया ना कि 25 वस्तुएं थी हमारी जो 28% लाभ पर 32 रुपये में बेची गई। यही तो कह रहा 32 वस्तुओं के क्रय मूल्य, यानी जो 32 वस्तुएं थी वो हमको क्रय करने पे जो खर्च हुआ था वो हमारे 25 वस्तुएं बेचने पर भी उतना अमाउंट प्राप्त हो गया है। कहने का ये हुआ तात्पर्य कि जितने रुपए में 32 वस्तुएं खरीदी गई थी उतने रुपए में कुछ वस्तुएं बेच दी गई। वो वस्तुएं कितनी थीं, तो वो वस्तुएं 25 थीं। यानी 25 वस्तुएं जितने रुपए में खरीदी गई थीं, यानी 32 वस्तुएं जितने रुपए में खरीदी गई थीं उतनी वस्तुएं 25 में ही 25 उतने रुपए की वो वस्तुएं 25 ही बेच दी गई। या हम ये मान लें कि यहाँ से देख लीजिए, या हम ये मान लें 32 वस्तुएं जो विक्रय की गई हैं वो 28% लाभ पर बेची गई हैं। तो यानी 128% बराबर 32। अब हमको क्या निकालना है, हमको तो 100% निकालना है, क्योंकि हमको क्रय मूल्य निकालना है। ये क्या दे रखा है 32, ये विक्रय मूल्य दे रखा है।
यानी कुछ वस्तुएं जो बेची गई हैं वो इनसे 32 से कम रुपए की थी। कितने की थी वो 100% हमको निकालना है, क्योंकि 128% का मान है तो हमको 100% चाहिए। तो हम किस तरह निकालेंगे, 128% बराबर 100 केवल 32। अब 4 से काट दीजिए, 4 अट्ठे 32 और 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8। अब फिर से काट दीजिए, 4 8 एकम 8, 8 चौक 32, यानी 4% बराबर 1। हमको चाहिए 100%। यहाँ पे हम 25 से गुणा करेंगे, इधर करेंगे 25 से गुणा, क्योंकि हमको 100% चाहिए। तो 4 में हम 25 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 100% बराबर 25 एकम 25, यानी वो वस्तुएं 25 रुपये की खरीदी गई थी। ठीक है, यानी वो वस्तुएं 25 रुपये खरीदी गई थी और जो 32 रुपये में बेची गई। यही ना कह रहा सवाल। यहाँ से देखिए अगला देखते हैं। देखिए इस तरह के प्रश्न थोड़ा कन्फ्यूजन में रहते हैं, क्योंकि कई बार लगता है कि सही है कि नहीं। आप इस तरह के प्रश्न हल करने के लिए यहीं से सीधे हल कर सकते हैं। 28% को परसेंट में डिवाइड करेंगे तो 4 सत्ते 28, 4 25 100, यानी 25 रुपये खरीदी वस्तुएं 7% 28% के लाभ पर 7 रुपये हुआ, जो 32 रुपये में बेच दी गई। ठीक, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। काफ़ी मैंने फिलहाल जोर दिया है, अगर ना समझ में आए तो एक बार खुद भी दिमाग पे जोर देंगे तब ये समझ में आ जाएगा। अगला सवाल है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3:2 है और इसका आयतन क्या दे रखा, बेलन आयतन 19,404 सेंटीमीटर क्यूब है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। ठीक, अब इसमें क्या दे रखा है, बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3:2, यानी त्रिज्या आर बटे एच का मान है 3/2। अब इसमें से हम क्या करें, या तो आर का मान निकालें या एच का। इधर इसकी मल्टीप्लाई इधर इसकी, यानी 2r बराबर 3h। हम h बराबर निकाल लेते हैं 2r/3। अब ये वाला मान हम आगे रखेंगे, जब ये वाला सूत्र लगाएंगे तब आप इनको नोट कर लीजिए, h बराबर 2r/3। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हमको क्या निकालना है, हमको दे क्या रखा है, आयतन दे रखा है। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई का मान दे रखा है 22/7, तो हम सीधे सूत्र लगा देते हैं, पाई आर स्क्वायर एच या 22/7 गुणा आर का मान क्या दे रखा है पता ही नहीं, तो हम आर स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे। ठीक, एच का मान हमने क्या निकाला, एच का मान निकाला 11, 11 सत्तू 77, 11 छंग 66, 11 चौक 44, यानी 1764 बचेगा। और 1764 को हम फिर 4 से काट देंगे, 2 दूनी 4 हो गए, 4 से काट देंगे, 4 चौक 16 और 4 चौक 16 बचा 4, 4 एकम 4, यानी अब ये बचा इधर आर स्क्वायर और एक ये आर, यानी आर क्यूब बराबर इधर बचा 441 गुणा 7 और 3 21। अब देखिए 441 होता है 21 का वर्ग और ये 21 ये, यानी 21 के क्यूब हो गया आर क्यूब बराबर, यानी आर बराबर आ गया 21। ठीक, तो इस तरह हम आर का मान 21 निकाल लेंगे। अब हमको क्या निकालना है, तो हमारा जब आर का मान 21 आ गया तो एच का मान क्या आ जाएगा, 2r/3 है एच का मान, तो यहाँ पे आर का मान 21 लिख दीजिए, 21/3, तो 3 सत्ते 21, यानी एच का मान हो गया 14। ठीक, तो एच का मान 14 और आर का मान 21। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए, एच का मान 14 और आर का मान 21। ठीक, अब हमको निकालना क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए बेलन ये रहा बेलन, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या हम ये जो गोल गोल ऐसे होता है इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। ऊपर जो है ना ये जो खाली जगह, ये जो गोल है नीचे, इनका क्षेत्रफल नहीं जोड़ते हैं। अगर पूछे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तब हम इनको भी जोड़ देते हैं। केवल वक्र पृष्ठीय पूछे तो सिर्फ इसका, तो इसका सूत्र होता है 2 पाई आर एच, तो 2 गुणा 22/7 गुणा आर का मान 21 गुणा एच का मान 14, तो इनके 7 दूनी 14 और इनको दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब आ जाएगा 1848। ठीक, इस प्रश्न का यानी
तीसरा ऑप्शन इस हिसाब से सही बन जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, कथन और धारणा का है। ग्राहक मोबाइल ऐप का उपयोग करके कैब बुक कर सकता है, ये कथन कह रहा है। अब देखिए नीचे लिखा है लग्जरी कारों की बिक्री काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। देखिए ये तो गलत ही है, बिल्कुल बिक्री से मतलब ही नहीं है। केवल हाँ ग्राहक मोबाइल ऐप का उपयोग करके हाँ बुक कर सकता है, ये कहीं कथन ने कहा है। तो यहाँ पे बिक्री और लग्जरी से कोई मतलब है नहीं। ग्राहकों को कम भुगतान करना होगा, ये भी कह नहीं सकते कम होगा कि ज़्यादा, तो ये भी गलत हो जाएगा मेरे हिसाब से। देखते हैं, हाँ यही देखिए ऑप्शन में भी है, ना ही धारणा 1 और ना ही 2 सेकंड, तो यानी दोनों कथन इसके गलत हो गए। ठीक, इसका तीसरा ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए उसका है सीटिंग अरेंजमेंट का। इसमें 7 मित्र हर्षिता, इसका, जैस्मीन, कपिल, रेशमा, मोहित और नीलेश एक वृत्ताकार मेज के परिता केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। थोड़ा जो करता हूँ, हर्षिता मोहित के दाएं और दूसरे स्थान पर, देखिए ये रहा मोहित, इसके दाएं और दूसरे स्थान पर, दाएं पहला ये रहा, दाएं दूसरा ये रहा। ठीक, और कपिल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, ये रहा कपिल, कपिल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन, हर्षिता, पहला दूसरा और ये तीसरा। ठीक, इशिका और जैस्मीन कपिल के ठीक बगल में, कपिल ये रहा, इसके ठीक बगल में इशिका और जैस्मीन और बैठी हैं। ठीक, आगे क्या रखा, नीलेश इशिका के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, नीलेश, नीलेश ये रहा, इशिका के दाईं ओर, ये रही इशिका, दाईं ओर पहला स्थान दूसरा स्थान। ठीक, तो इस तरह ये हमने सातों बिठा दिए हैं। आप डायग्राम को देख लीजिए, खुद भी बनाइए, कठिन प्रश्न नहीं है, 1-2 बार गलत होगा फिर आगे पीछे करने से हो जाता है। ठीक, अगला सवाल है, गांधीवादी योजना, गांधीवादी योजना गांधीवादी आर्थिक सोच की भावना को अपनाते हुए, खाली जगह भरना है, ने प्रतिपादित की थी। तो ये श्रीमन नारायण अग्रवाल ने, ये जीएस का प्रश्न है, आप ऐसे याद कर लीजिए। शंकरदेव द्वारा रचित भावना में निम्नलिखित में से किस पारंपरिक भाषा का प्रयोग किया गया है। तो इसमें ब्रजावली। ठीक, पहला ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़ते हैं, किसी अन्य भवन से स्वतंत्र दीवारों और छत वाला ऐसा भवन जिसमें एक ही भूखंड में सभी और खुली जगह होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, पृथक भवन। ठीक, इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसको। ठीक, आगे बढ़ते हैं, किस देश ने ब्राज़ील को हराकर अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल, ब्राज़ील को हराकर अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप कोपा अमेरिका का 47वां संस्करण जीता है। तो इसका ऑप्शन है अर्जेंटीना। आगे बढ़ते हैं, दिए गए कथन और निष्कर्षों का ध्यानपूर्वक पढ़ें और तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से कथनों का पालन करते हैं। तो देखिए ये जो कामा से मतलब अलग हैं, इनको पहले आप मिलाकर लिख दीजिए, क्योंकि मिलाकर नहीं लिखेंगे तब तक बनेगा नहीं। तब इनको मिलाते हैं, एक्स छोटा है वाई से, अब एक्स बराबर है जे के लिख दिया, और वाई छोटा है या बराबर है एम के, इसमें से देखिए। ठीक, इनको सबको मिला देते हैं, तो छोटा है या बराबर है एम के, और एम के बारे में तो कुछ है नहीं, आगे है जे के बारे में। तो जे बड़ा है या बराबर है जेड के, यानी जे बड़ा है या बराबर है जेड के। ठीक, अभी पूरा एक बन गया, 3 टुकड़े में थे एक बन गया। अब देखिए बाई बराबर जे है, ये बाई रहा, ये जे रहा, बाई बड़ा है जे से। ठीक, तो ये वाला गलत हो गया। अगला देखिए एम बड़ा है जेड से, यहाँ पे एम बड़ा है कि यहाँ पे भी एम, यहाँ पे एम, यानी कुल मिला के देखा जाए यहाँ से यहाँ तक
तो एम यहाँ पे जेड से बड़ा है। ठीक, तो यह वाला दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, यही दे रखा है, केवल निष्कर्ष सेकंड पालन करता है। कैसे बनाया हमने, एक बार और बना दे। देखिए कैसे बनाया। इसको ही ले लेते हैं, पहले वाले को। x छोटा है 22 से और x बराबर है j के, और यहाँ देखिए j बड़ा है या बराबर है z के। अब बाइक पे देखिए y छोटा है या बराबर है m के। चारों को मिला दिया हमने, तो इस हिसाब से y बराबर j नहीं बना, क्योंकि y बड़ा है। जैसे देखिए यहाँ बड़ा का निशान लगाए, इन दोनों में देखेंगे तो अब यहाँ पे z बड़ा है m से। देखिए ऐसे m बड़ा है, यहाँ भी, यहाँ बराबर का निशान, यहाँ भी। अगर यहाँ पे ये वाला निशान ऐसे हो जाता है बीच में कोई, तब ये भी गलत हो जाता, लेकिन ये सीधे सीधे निशान है तब गलत नहीं होगा। z छोटा हो जाएगा m से, यानी ये वाला ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69। उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर है। तब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब देखिए समकोण त्रिभुज ऐसा होता है, तो आधार चाहे इसे मान लीजिए चाहे इसे, और आधार ऊंचाई यही दोनों रहते हैं, एक आधार एक ऊंचाई। और जो बड़ी भुजा होती है ये कर्ण, इसको नहीं लेना है, तो जो सबसे बड़ी दिखे 26 से छोड़ दीजिए, बाकी बचा क्या 10 और 24 में से 10 24 कैसे भी लिख लीजिए, इनको गुणा 2 पंजे 10 और 24 पंजे 120। तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों और संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। तब इसको आप यहाँ बदल के देख लीजिए, इनको आपस में बदल के देख लीजिए दो चिन्हों को, तो ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें कुछ बताने को है नहीं, आपको रख कर ही देखना पड़ेगा। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये वाला सवाल ये रीजनिंग का है, पहले आप कथन पढ़ लीजिए। इसमें क्या दे रखा है, 5 और 3 से 98 आया है, 7 और 4 से 279। इसी प्रकार 9 और 5 से कितना आएगा ये बताना है। तो क्या किया गया है, 5 का क्यूब में से इन 3 का क्यूब घटा दिया, यानी 125 बना 5 का क्यूब, और 3 का क्यूब 27 बचा 98। इसी तरह 7 और 4 में देखेंगे तो 7 का क्यूब कितना होता है 343, और 4 का क्यूब होता है 4 चौक 16 चौका 64, 64 घटाएंगे तब आएगा 279। इसी तरह 9 का क्यूब होता है 729, में से घटा दिया 125 तो आ गया 604। ठीक, यानी पहला ऑप्शन ठीक हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में नोएडा को STF लिखा जाता है, STNIF लिखा जाता है, और गोवा को LTF लिखा जाता है। उसी भाषा में मेरठ को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, +5 किया गया है। n का मान होता है 14, 5 जोड़ देंगे तो कितना होगा 19। ओ का मान 15 होता है, 5 जोड़ देंगे तब हो गया 20। टी का, क्योंकि टी की वैल्यू 20 होती है। आई का मान 9 होता है, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 14, 14 में क्या होता है n। इसी तरह सब में 5 5 जोड़ा गया। इसी तरह यहाँ पे देखिए गोवा का मान होता है 7, जी का मान होता है मतलब 7, 7 में 5 जोड़ेंगे तब बनेगा 12, 12 का मान होता है l। इस तरह बना दिया गया। ठीक, तो इस तरह आप हल कर लीजिए। इस तरह मेरठ का बना लीजिए। मेरठ m का होता है 13, 13 में 5 जोड़ेंगे 18, तो 18 पे R आ जाएगा। आगे भी जोड़ेंगे तब पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तक 3 4 वैल्यू एक जैसी दे रखी हैं। या फिर आप लास्ट वाला मिला दीजिए। टी का मान कितना 20, 20 में 5 जोड़ेंगे 25, 25 पे 22 आता है। ठीक, ऐसे कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वें अक्षर से वही संबंध है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए बी होता 22 नंबर पे और एन होता है 14, यानी सब में से 8 8 घटाया है। इसमें से 8 घटाया ये बना, फिर टी में से 8 घटाया फिर एल बना, फिर जेड में से 8 घटाया आर बना, और एक्स में से 8 घटाया तो पी बना। इसी तरह इनमें 8 8 सब में घटाया गया। अब इसी तरह इनमें 8 8 घटाना है, तो पी का मान 16 है, 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 8 कितने पे आता है एच पे। एच वाला पहला ही ऑप्शन है, बन गया। ठीक, पहले ये मिल गया, और किसी में एच है नहीं, इनमें भी एच नहीं है, इसमें भी एच नहीं है।
बन गया। ठीक, सॉरी, इसका ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रीजनिंग का है, अच्छा है, सीटिंग का ये सीटिंग अरेंजमेंट। 6 विद्यार्थी पी के एम टी एन और जी एक सीधी बेंच पर पूर्व की ओर मुख करके बैठे हैं। देखिए 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। के और टी जी के ठीक बगल में, के और टी देखिए जी के बगल में है। पी किसी एक सिरे पर, पी देखिए इस सिरे पर बैठा है, और एम के दाईं ओर चौथे स्थान पर, एम के दाईं ओर पहला दूसरा तीसरा चौथा, पी के बारे में कह रहा है यहाँ पे। एम के बाईं ओर ठीक बगल में, एम के बाईं ओर ठीक बगल में एन। तो ये वाला मैंने डायग्राम बना दिया, आप यहाँ से इसका ऑप्शन मार दीजिए। अगला देखते हैं 75। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 27, 54 और 72 में से प्रत्येक से विभाज्य हो। तो इसके लिए क्या करना है आपको, 27, 54 और 72 का एलसीएम निकाल लेना है। 27, 54, 72 का एलसीएम निकालना मैं आपको दिखा देता हूँ निकाल कर। तो होगा 27, 54 और 72। तो इसके लिए क्या करना है आपको, 3 से काट दीजिए, 3 से काटेंगे, 3 नेम 27, 3 18 54 और 3 24 3 72, फिर 3 से काट दीजिए, 3 3 9, 3 6 18, 3 8 24। अब फिर 3 से काटेंगे, तब 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, यहाँ बचेगा 8। अब ये फिर से 2 से काटेंगे, तब 2 एकम 2 और 2 चौक 8। अब बचेगा 4, सिर्फ 4 दूनी 8, 3 24, 3 72, 72 3 72 3 216। अब देखिए 216 से इनमें से इनका क्या करा हमने, एलसीएम निकाला। अब जो एलसीएम आया उससे इनमें से काट कर देख लीजिए, जो संख्या कट जाएगी ना वही इसका आंसर होगा। वैसे तो अगर पूछता ना छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो इनके एलसीएम से विभाज्य हो, तो पूर्ण वर्ग संख्या ये 216 तो है नहीं, हमने क्या निकाल लिया, इनका एलसीएम निकाल दिया। एलसीएम जो आया, जो एलसीएम से विभाज्य होगी इनमें से, पहली बात तो देखिए ये वाली पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, ये तो नहीं पता। देख लीजिए पूर्ण वर्ग संख्या, देख लीजिए इनमें से है कौन, ये वाली पूर्ण वर्ग संख्या भी है। और जो 216 से कट जाए, 216 से इनको काट के देखिए, 2 पंजे 10, नहीं कटेगी क्योंकि 16 है, बच जाएगा, यही वाली कटेगी। आप इससे काट के देख लीजिए, जो कट जाए वही आंसर होगा। ठीक, अगला देखते हैं, गंगा नदी पर स्थित राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद को कहाँ से जोड़ता है, तो इलाहाबाद को हल्दिया से। क्वेश्चन नंबर 77। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्य 5 वर्ष में राष्ट्रीय आय में लगभग 25% वृद्धि करना था, यानी 25% भरा जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, 11 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने तेज तरार कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य भारती की पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में मनाया है? तो इसका चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, तो बाईं ओर से 9वें अक्षर के दाईं ओर दूसरे अक्षर कौन सा होगा? तो देखिए इसका सबसे आसान तरीका है, आप उल्टा लिख दीजिए। अब उल्टा कैसे लिखेंगे, आप लिखिए पहले, अगर आपको क्रम याद है तब अच्छे से कर पाएंगे। उल्टा लिखिए, केवल कब तक जाना है, 9 तक जाना है, और 2 और पूछा है तो 11 तक लिख दीजिए कि 26, 25, 24, 23, 22, 21 और 3 3 6 हो गए, 21 के बाद आएगा 20, 19, 18, 17, 16। ठीक, हमने इतने लिख दिए। अब मान लिख दीजिए, 26 पे होता है जेड, वाई एक्स, 23 पे होता है वाई एक्स डब्लू, और 22 पे बी होता है, और 21 पे यू होता है, और टी पे 20, और ये एस, ये आर, और 17 पे होता है क्यू, और यहाँ पे होता है पी। अब देखिए हमने उल्टी वर्णमाला लिख दी, 9वें अक्षर। अब बाईं ओर से नमा इधर से जोड़ेंगे, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के दाईं ओर दूसरा,
दाईं ओर पहला दूसरा, दूसरा क्या होगा 16 में पी, तो यहाँ पे आ गया पी। ठीक, सबसे आसान तरीका है। वैसे आप गलत हो सकता है, एग्जाम में रिस्क नहीं लेना है, ऐसे करिए। ठीक, लेकिन आपको पोजीशन याद रहेंगी तभी कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे ये इसका देश के विभिन्न हिस्सों में नव वर्ष को अलग अलग नामों से मनाया जाता है। निम्न नामों को उनके संबंधित राज्यों से साथ सुमेलित कीजिए। देखिए थोड़ा मैं इसे जूम पढ़ लिया, ऊपर थोड़ा जूम कर देता हूँ। इसका देखिए पहले का सी यानी विशु, विशु कहते हैं नव वर्ष को केरल में। ठीक, यहाँ पे ये हो गया। दूसरे का ए से पुंथांडु, पुंथांडु बोलते तमिल, देखिए यहाँ पे डू तमिलनाडु, पुंथांडु ऐसे याद रख लीजिए। ठीक, अब बचा गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा कहाँ कहते हैं, तीसरे का डी, महाराष्ट्र में बोलते हैं नव वर्ष को गुड़ी पड़वा। अब बचा पोइला या बोईसाख, पोइला बोईसाख पश्चिम बंगाल, यानी चौथे का बी। इस तरह आप इनको याद रख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, वरना तो एग्जाम में छूट ही जाएगा। मेरा ही छूट गया था, नहीं पता था। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक चौथाई वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए किसी वृत्त का परिमाप होता है उसकी परिधि यानी 2πr, लेकिन उसने कहा चौथाई पूछे तो यानी 2πr का हम चौथाई कर देंगे। लेकिन अगर देखिए आप वृत्त को अगर 4 भागों में बांट देंगे तो ऐसा वृत्त बचेगा। तो परिमाप निकालेंगे तो सिर्फ यही थोड़ी ना निकालेंगे, ये जो त्रिज्याएँ जाती हैं ना उनको भी हम जोड़ देंगे। यही गलती हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ इतने का मान निकाल देते हैं और उत्तर लिख देते हैं गलत। तो अगर वृत्त खंड का परिमाप निकालना है तो 2 त्रिज्याएँ भी ऐड होंगी। अब देखिए यहाँ पे 2 लिख दीजिए, पाई का मान 3.14 गुणा आर कितना दे रखा है 10, तो 10/4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणा 10। आप इसे हल करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, मैंने हल करके देखा था, आपका भी आ जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये रीजनिंग का सवाल है, ये वाला सवाल ना हुआ है, अगर आपसे हो जाए तो आप इसे टेलीग्राम पे डाल दीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है 83 नंबर, गुरुत्वाकर्षण विसरण, कहाँ तक जाना है हमको, हाँ ये वाला सवाल कर लेते हैं। देखिए गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण चट्टानों और भूमि के कणों की अपनी मूल स्थान से हटकर किसी निचले स्थान पर एकत्र होने की क्रिया क्या कहलाती है। तो इसका देखिए, इसका ऑप्शन जो भी किसी ने लगाया हो, मैंने तो नहीं लगाया, इसका ऑप्शन गलत हो गया था, आयोग ने भी देखिए इसका कोई आंसर नहीं दिया। ठीक, दिस क्वेश्चन फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड, क्वेश्चन आंसर सो दिस क्वेश्चन इज इग्नोर्ड। तो इस पर ना किसी को कोई आंसर ऑप्शन दिया गया हो। देखिए मैंने एक लगाया था, लेकिन इस पर कोई नंबर नहीं मिला हुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक व्यक्ति कहता है कि किसी महीने का 26वां दिन शुक्रवार है, उसी महीने का 5वां दिन कौन सा होगा। तो देखिए ये बहुत आसान प्रश्न है, कितना आसानी से मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसके देखिए 26 में से आप सीधे 7 घटाइए तो 19वां दिन आएगा, ये भी फ्राइडे होगा। ठीक, फिर इसमें 7 घटाएंगे तब 12वां दिन होगा, ये भी फ्राइडे आएगा। फिर अगर 7 घटाएंगे तो 5वां दिन होगा, वो भी फ्राइडे आएगा, यानी 5वां दिन क्या आएगा, फ्राइडे। ठीक, इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 2/3 प्लस 4/9, अब भाग, ऐसे मत जोड़ दिए इन दोनों को आपस में, पहले इधर भाग। अब इनको अंदर देखिए, ये 7/2, यहाँ 5/6, हमको दोनों के हर बराबर कर लेने, तो यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 3 से, तो ये अंदर हो गया 21/6 माइनस 5/6। अब बाहर क्या है, भाग का निशान, तब हम इसको मिटा दें। पहले यहाँ पे हम लगाएंगे भाग का निशान, यहाँ पे हो गया भाग का निशान। अब 21 में से 5 घटाए तब बचे 16, यहाँ बचे 16/6 भाग। अब इधर हो गया 2/3 प्लस 4/9। अब देखिए यहाँ पे जो भाग का निशान है, हम क्या करेंगे, अगर
16/6 जो आया है, चाहे इन्हें एक बार काट दीजिए। 2 8 16 और 2 3 6, एक बार काट दिया। अब देखिए 2/3, 2/3 ये वाले प्लस 4/9। अब ये जो भाग का निशान है यहाँ वाला, इसको हम गुणा में अगर बदल दें तब इनको आपस में उल्टा कर देंगे, यानी 8/3 को हम लिखेंगे 3/8। अब काट दीजिए, 3 3 9, नीचे 3 आ जाएगा और 4 दूनी 8, यानी 1/6। अब देखिए इसको हटा देते हैं, क्या बचा यहाँ से 2/3 प्लस इधर बचा 3 3 9 और ये बचा 1/6, 1/6 बचा और यहाँ पे बचा 2/3। तो 2/3 को हम 6 में बदल देंगे, यहाँ पे 2 से गुणा, ऊपर 2 से गुणा, यानी 2 दूनी ऊपर हो गए 4 और 1 ऊपर 5, 5 नीचे 2, क्योंकि नीचे भी 6 यहाँ भी 6, तो 5/6 हो गया। ठीक, इस प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये वाले सवाल हम कल करेंगे, इस वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो दोस्तों यार, वीडियो में कुछ ये है, मैं यूट्यूबर तो हूँ नहीं, वीडियो की एडिटिंग नहीं अच्छे से कर पाता हूँ। बाकी क्वेश्चन बढ़िया हैं। आप अगर अच्छा लगे तो यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब ये पार्ट 2 रहेगा। इसके अलावा जो आगे के क्वेश्चन बचे हैं, वो बाकी क्वेश्चन दूसरे पार्ट में आएंगे। देखते हैं वो वाले आज ही आ पाते हैं, वरना कल आएंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।